हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने जो आपका संयुक्त एवं एकाकी परिवार के मनोवैज्ञानिक संबंध अध्याय 1 है, उसके तहत हमने संयुक्त परिवार के बारे में जाना था और आज हम संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखेंगे। तो संयुक्त परिवार की सबसे प्रमुख विशेषता है बड़ा आकार। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें एक या एक से अधिक या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, इसलिए इसका आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे कि माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी या उनके बच्चे हो गए, चाचा चाची के बच्चे हो गए, तो मिला करके बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए संयुक्त परिवार की सर्वप्रमुख विशेषता है कि बड़ा आकार। दूसरी जो विशेषता है वो समाजवादी संगठन। संयुक्त परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और समाज के प्रत्येक स्थानों पे, क्योंकि ये प्राचीन कालों से चली आ रही है संयुक्त परिवार की प्रथा, और अभी भी ग्रामीण समाज में विद्यमान है। शहरी समाज में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में अभी भी संयुक्त परिवार है। और तीसरा जो है सामान्य संपत्ति, मतलब संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सामान्य संपत्ति निर्धारित होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी सदस्य को ज़्यादा मिलेगा, किसी सदस्य को कम मिलेगा। जितने भी पूर्वजों की दी हुई संपत्ति होती है वो सबको समान मात्रा में दी जाती है। और जो चौथी विशेषता वो है सामान्य निवास स्थान। सभी सदस्यों का एक सामान्य निवास स्थान होता है। वो सभी सदस्य एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एक ही चूल्हे का बना भोजन विग्रहण करते हैं। एक साथ पूजा में, धार्मिक संस्कार में भाग भी लेते हैं। और जो पांचवी विशेषता वो है कर्ता का सर्वोच्च स्थान। संयुक्त परिवार में जो कर्ता होता है, जो मुख्य मुखिया होता है, उसका सर्वोच्च स्थान होता है। जैसे कि किसी के घर में बाबा जी होते हैं, किसी के घर में पिताजी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, घर के कर्ता होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा घर के सभी कार्य को संपादित किया जाता है। या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें लेनी हो, जैसे कि आपका कोई बात को लेकर के निर्णय लेना हो, तो वो जो संयुक्त परिवार का सर्वोच्च कर्ता होगा उसी के द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। और फिर छठवां आता है सामान्य सामाजिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार में सबको सामाजिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि आपको कौन से कार्य करने हैं। जैसे जो स्त्रियां होती हैं उन्हें घर के कार्य करने होते हैं, पुरुषों को बाहर के कार्य करने होते हैं और बच्चों को उन दोनों के कार्यों में सहयोग करना होता है। सातवां जो आता है आर्थिक स्थिरता। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य अगर कमाई करते हैं तो उनके जो धन होता है उसको एक जगह एकत्र करके रखा जाता है। वो अलग अलग स्थानों पे सब अपनी कमाई करके अपने पास न रख के जो मेन मुखिया होता है उसके पास ले आके रखते हैं, इसलिए आर्थिक स्थिरता भी पाई जाती है। और जो अगला है वो है सांस्कृतिक निरंतरता। संयुक्त परिवार में सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है, अर्थात जो पूर्वज द्वारा कोई पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान किया गया है तो वो आगे चल के आगे की पीढ़ी में भी किया जाएगा। हमेशा है जो संस्कृति है वो परंपरागत से हमेशा चलती रहती है, बढ़ती रहती है। अगली विशेषता जो है परंपराओं का हस्तांतरण। अभी हमने इसके पहले ही बताया संस्कृति निरंतरता, उसी के प्रकार है परंपराओं का हस्तांतरण। जो हमारी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, व्रत है, त्यौहार है, वे सब जो पूर्वजों द्वारा बताई गई हैं वो आने वाली पीढ़ी में, चाहे वो नई कुल की हो या कोई भी पीढ़ी हो, वो भी उन परंपराओं का क्या करती है, पालन करती है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में भी उसको पहुँचाने का काम करती है। और जो सबसे अंतिम विशेषता वो है धार्मिकता का केंद्र। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संयुक्त परिवार जो है वो प्राचीन कालों से चला आ रहा है और प्राचीन कालों से चले आने के कारण यहाँ पे धार्मिकता का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते, धर्म जो होता है उसको ज़्यादा मानते हैं और हर समय कोई ना कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान हर समय घर में हुआ करते हैं, इसलिए ये धार्मिकता का केंद्र भी होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा संयुक्त परिवार की विशेषताएं। आप सभी से कॉपी में लिख लीजिएगा और हमने ये हेडिंग लिखिएगा, इस हेडिंग के अंतर्गत आप वो लिख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं
संयुक्त परिवार के लाभ व गुण। हाँ, आप लोग जान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए या संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताइए, तो आपको जो विशेषता बताया गया है उसको लिख लेंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त परिवार से क्या लाभ होते हैं, या संयुक्त परिवार के लाभ गुण दोष जो भी हो उसको बताइए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संयुक्त परिवार के लाभ या गुण। सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो हमारा संयुक्त परिवार है वो सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन। इन 5 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त परिवार द्वारा किया जाता है। और दूसरा जो है वो है व्यक्ति का सामाजिकरण। व्यक्ति का सामाजिकरण भी काफ़ी हद तक संयुक्त परिवार द्वारा होता है, क्योंकि परिवार में प्रत्येक सदस्य, बहुत सारे सदस्य होते हैं, और जो बहुत सारे सदस्य होते हैं सबकी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं, और सबकी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। तो बच्चा अगर एक एक लोगों की ही विशेषता को ग्रहण कर लेगा तो उसका उत्कृष्ट कोटि का सामाजिकरण हो जाएगा। और जो तीसरा है वो है सामाजिक बीमा। संयुक्त परिवार सामाजिक बीमा के रूप में भी माना जाता है। और फिर चौथा आ जाता है नववर वधू पर हल्का भार। जो नववर वधू होते हैं, जो विवाहित होके घर पे आते हैं, अगर वो एकाकी परिवार में रहेंगे तो उनके ऊपर भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा सारी चीज़ों का भार हो जाएगा। लेकिन अगर वो संयुक्त परिवार में आते हैं तो उनके ऊपर उतना भार नहीं होगा, उतना खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो परिवार के अन्य बड़े सदस्य होंगे वे सारे खर्चों को उठाया करेंगे, जिससे उनके ऊपर हल्का भार रहेगा। और जो अगला है वो है खर्च से बचत। संयुक्त परिवार में सारी चीज़ें एक साथ आती हैं और सभी सदस्यों के लिए आती हैं, जिसके कारण अधिकाधिक धनराशि खर्च न होकर के कम मात्रा में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और खर्च से भी बचत होता है। फिर अगला है सामान्य अधिकार व कर्तव्य। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को सामान्य अधिकार व कर्तव्य दिए गए हैं। अगर उन्हें अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि अधिकारों में ले लीजिए प्रत्येक सदस्य जो भी हैं उनको सामान्य संपत्ति दी जाएगी। और कर्तव्य होते हैं, जो बड़े घर के बड़े होते हैं वो बाहरी काम करते हैं, बच्चे होते हैं वो सबका सहयोग करते हैं, महिलाएं घर के कार्यों में सहयोग करती हैं। तो ये क्या होता है, उनको जो जो कर्तव्य दिए गए होते हैं प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। अगला आता है संस्कृति का हस्तांतरण। जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वेशभूषा है, उन सब का हस्तांतरण सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार द्वारा ही होता है, क्योंकि परिवार में जो एक मुखिया होता है वो ज़्यादातर वृद्ध ही होता है, और जो वृद्ध लोग होते हैं वो समाज की पुरानी परंपराओं को बेहतर ढंग से जानते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। अरे चुप रहो। जो हमारी अगली हेडिंग है वो है विधवाओं, अनाथों व बच्चों की सुरक्षा। संयुक्त परिवार में जो विधवा हैं या फिर अनाथ हैं उनकी, और वृद्ध व्यक्ति जो हैं उनकी भी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी का पति या कोई औरत विधवा हो गई है तो उसे अलग नहीं किया जाता है, उसके पालन पोषण की व्यवस्था भी परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त परिवार की ही होती है। अगला जो हेडिंग है वो है सामाजिक सहयोग की भावना। संयुक्त परिवार में सामाजिक सहयोग की भावना भी पाई जाती है, क्योंकि जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसे देख करके जो आने वाली पीढ़ी होती है या बच्चे होते हैं उनके अंदर भी सामाजिक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है कि वो भी अगर सहयोग करेंगे तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा होगी, परिवार की प्रतिष्ठा होगी, साथ ही साथ उन्हें एक मानसिक संतुष्टि की भी प्राप्ति होगी। इसलिए संयुक्त परिवार में सबसे ज़्यादा सामाजिक सहयोग की भावना पाई जाती है। अगला जो आता है कृषि भूमि का विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में जो कृषि की भूमि होती है उसके विभाजन से भी बचाव हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में ले लीजिए, अगर एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं तो अगर एकाकी परिवार किया जाएगा तो चारों सदस्यों को, अगर हमारे 100 बीघा खेत है तो उसमें से सारे सदस्यों को क्या किया जाएगा, 25-25 दिया जाएगा। लेकिन अगर वो संयुक्त परिवार है, सभी एक साथ मिलके रहते हैं, तो जो 100 बीघा खेत है वो सारा एक साथ रहेगा, ना कि कृषि का विभाजन किया जाएगा। इसलिए संयुक्त परिवार में कृषि के विभाजन से भी बचाव होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।